प्रिय छात्रों, हमारा जो आज क्लास है वह वैदिक युग से संबंधित है। तो वैदिक युग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर से अब तक क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता रहा है। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वह है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पहला हमारा क्वेश्चन है। अवेस्ता अगर आपने वैदिक युग पढ़ा होगा तो देखा होगा कि इसका पूरा नाम जिंद अवेस्ता है। किसी किसी किताब में जिंद अवेस्ता का नाम जिंदा अवेस्ता भी लिखा हुआ मिलेगा। तो कहता है कि जो अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, मतलब क्या है कि जिंदा अवेस्ता भी एक ग्रंथ है, वैसा ही ग्रंथ जैसा कि ऋग्वेद है। तो ये जो दोनों ग्रंथ है इसमें समानता है। तो कहता है कि बताइए जिंदा अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पहला विकल्प है भारत से, दूसरा विकल्प है ईरान से, तीसरा विकल्प है इजराइल से और चौथा विकल्प है मिस्र से। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ऋग्वेद का जो काल माना जाता है वह 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का काल माना जाता है कि इन 500 वर्षों के दौरान कभी ऋग्वेद की रचना हुई। और जिंदा अवेस्ता जो ग्रंथ है उसका जो काल है उसका काल 1400 बीसी के आसपास माना जाता है। और यह जो जिंदा अवेस्ता ग्रंथ है यह ईरान का ग्रंथ है। और इन दोनों ही पुस्तकों में मतलब क्या है कि ऋग्वेद और जिंदा अवेस्ता दोनों चूंकि समकालीन हो गई, और इन दोनों ही पुस्तकों में ग्रंथों में जिन देवताओं का उल्लेख है और जिन सामाजिक वर्गों का चर्चा है वह काफ़ी आपस में मिलता जुलता है। मतलब क्या है कि ऋग्वेद में जिन देवताओं का चर्चा है वैसे कुछ देवता जिंदा अवेस्ता में भी जैसो देखे जाते हैं, और ऋग्वेद में जिन सामाजिक वर्गों का उल्लेख है वैसा ही जैसो आपको उल्लेख जिंदा अवेस्ता में मिलता है। तो जिंदा अवेस्ता ईरान का ग्रंथ और ऋग्वेद भारत का ग्रंथ, इसलिए उत्तर जो हमारा होगा वो होगा बी, मतलब ईरान से रिलेटेड है जिंदा अवेस्ता। और यही वजह है कि माना जाता है कि आर्य लोग जो मध्य एशिया से भारत आए वो ईरान आत्म होते हुए भारत पहुँचे थे। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कहता है कि ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। अघन्य शब्द का अर्थ भी क्वेश्चन में दे दिया है कि मारने योग्य नहीं। तो विकल्प जो दिया है वह नंबर 1 में, मतलब ए में ब्राह्मण है, बी में गाय है, सी में स्त्री है और डी में पुरोहित है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ऋग्वेद में गाय का 176 बार उल्लेख है, 176 बार उल्लेख है गाय का ऋग्वेद में। और गाय जो है सर्वोत्तम धन माना जाता था और लेन देन का यह प्रमुख साधन भी था। मतलब क्या कि वाटर विनिमय, वाटर एक्सचेंज सिस्टम, मतलब क्या वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय था, इससे यह भी अर्थ निकलता है। और ऋग्वैदिक काल में आर्यों के बीच जो आपस में लड़ाइयाँ होती थी उसका बहुत बड़ा कारण गाय ही होता था, इसलिए गाय को उस समय गविष्टि कहा गया, मतलब गाय का अन्वेषण, गाय की खोज। अब है क्या कि ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है, मतलब जिसे मारा ना जाए। तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा क्वेश्चन के मुताबिक वह बी होगा, गाय जिसे कि अघन्या कहा गया। अब तीसरा क्वेश्चन है कि आर्य भारत में किस रूप में आए थे। तो आर्य भारत में किस रूप में आए थे, तो विकल्प क्या देता है हमारे सामने। तो ए में देता है सौदागर और खाना बदोश के रूप में, बी में जो विकल्प देता है वह शरणार्थी है, सी में जो विकल्प है वह आक्रमणकारी है
और डी में जो विकल्प हुआ है वह अप्रवासी है। तो आर्य भारत में किस रूप में आए यह इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय है और अभी तक इतिहासकार इस पर एक मत नहीं हुए हैं। इतना बात तो तय है कि वो खानाबदोश के रूप में थे, मतलब यायावर थे, घुमंतु थे, कबीले के रूप में थे, वो अस्थायी रूप से जो है सो बसे हुए नहीं थे। लेकिन जो है जो सबसे ज़्यादा जिस जो है सो फैक्ट पर इतिहासकार सहमत होते हैं वो है आक्रमणकारी के रूप में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उत्तर माना जाएगा आपका सी, आक्रमणकारी के रूप में आर्य लोग भारत आए। और आर्य लोग जो भारत आए, हम जानते हैं कि आर्यों को दो तरफा संघर्ष भारत में आने के दौरान करना पड़ा। एक तो जो यहाँ के अनार्य लोग थे जिन्हें कि दास और दस्यु आर्यों ने कहा, उनके साथ उनको संघर्ष करना पड़ा। मतलब कि एक वैसा तबका जो पहले से भारत में रह रहा था उसके साथ आर्यों को संघर्ष करना पड़ा। और दूसरा संघर्ष उसको उन्हें पीछे से आने वाले जो आर्यों का दूसरा तीसरा खेप होता था उसको रोकने के लिए भी पहले आए हुए आर्यों को संघर्ष करना पड़ता था। तो ये आंतरिक और बाह्य संघर्ष आर्यों को कर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संजय संस्कृति है। तो कहता है कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड मतलब पोटरी कल्चर संबंधित है। तो किस तरह का संबंधित है वो यहाँ विकल्प दिया है। ए में कहता है गेरुवर्णी मृदभांड जिसको शॉर्ट में OCP कहा जाता है, और दूसरा बी में चित्रित धूसर मृदभांड जिसको PGW कंजय संस्कृति कहा जाता है, और तीसरा जो है उपरोक्त ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऋग्वैदिक युग के बारे में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, खुदाई से जो प्रमाण मिलता है उसका तीन टाइप्स का है, 3 प्रकार का है। पहला क्या है कि जो पोटरी मिला है, जो मृदभांड मिला है वह काले और लाल रंग का मृदभांड है। दूसरा जो है ताम्रपुंज मिला है, और तीसरा जो है गेरुवर्णी मृदभांड मिला है जिसको कि शॉर्ट में OCP कहा जाता है। और ये जो गेरुवर्णी मृदभांड और ताम्रपुंज मिला है वह अधिकतर मिला है आपको दोआब क्षेत्र में, मतलब गंगा यमुना के बीच वाले इलाके में मिला है। लेकिन चित्रित धूसर मृदभांड जो है जिसको कि शॉर्ट में PGW कहा जाता है, और उत्तरी काली पालिश वाले जो मृदभांड हैं वह, और जिसको शॉर्ट में NBPW कहा जाता है, वह उत्तर वैदिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य हैं। तो इसलिए जो यहाँ पर विकल्प है, तो विकल्प के हिसाब से हमारा उत्तर होगा गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति मतलब OCP मतलब A। तो ये हमारा उत्तर होगा। तो अब हम लोग जो है 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन कहता है कि वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, तो ए में कहता है चांदी का, बी में कहता है सोना का, सी में कहता है लोहा का, और डी में कहता है तांबा का। तो हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में अयस शब्द आया है आपको तांबे और कांसे के लिए, और तो इससे जाहिर होता है कि ऋग्वैदिक काल के लोगों को मेटलर्जी मतलब धातु कर्म की जानकारी हो चुकी थी। और सोना के लिए जिन शब्दों का जो है सो उपयोग हुआ है वो है हिरण्य शब्द। तो हिरण्य शब्द ऋग्वेद में सोना के लिए हुआ है उपयोग। और लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि ऋग्वेद में कहीं भी आपको लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं है। तो जो विकल्प है और जो क्वेश्चन है उस दृष्टिकोण से हमारा उत्तर होगा डी तांबा, जिससे जो है आपको ऋग्वैदिक युग के लोग सबसे पहले परिचित हुए थे या उसका उपयोग करना शुरू किया था। उसके बाद अगला 6ठा क्वेश्चन है
कि भारत, प्राचीन भारत में, ऋग्वैदिक भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो मतलब क्या है कि वैदिक काल में निष्क किसे कहा जाता था, यह कहा था, और वैदिक काल में भी ऋग्वैदिक काल में। तो उन विकल्प है आपको स्वर्ण आभूषण, ए में, बी में विकल्प है गाय, सी में विकल्प है तांबे के सिक्के, और डी में विकल्प है आपको चांदी के सिक्के। तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि सोने के ढेर और आभूषण के लिए निष्क शब्द का उपयोग हुआ है ऋग्वेद में। और जो है गाय जो थी, हम लोग जानते हैं कि यह लेन देन का माध्यम थी। मतलब क्या कि यह क्रय विक्रय का साधन थी, खरीद बिक्री में इसका लेन देन गाय का होता था। और जहाँ तक कि भारत में धातु के सिक्के के प्रचलन का मुद्दा, तो हम लोग जानते हैं कि भारत में धातु का जो सिक्का चलना शुरू होता है वो गौतम बुद्ध के काल में शुरू होता है। 500 बीसी, मतलब 500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में धातु के सिक्के के चलने का प्रमाण मिलता है। और उस समय जो सिक्का जैसो बनता था वह जो है ज़्यादातर चांदी का होता था और बहुत कम संख्या में तांबे का होता था। तो चांदी और तांबे का जो सिक्का होता था वो ठप्पा मार करके बनाया जाता था, इसलिए उस समय के सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है। और इन सिक्कों पर कोई लेखनी नहीं होता था, कोई लेखन कार्य नहीं होता था, बल्कि इन सिक्कों पर कुछ आकृति बनाई जाती थी। तो आकृति जो बनी होती थी इन सिक्कों पर वो किस चीज़ का होता था, तो उस पर जो आकृति होती थी वो आपको जो है पेड़ का होता था, किसी वृक्ष का बना दिया, या मछली का बना होता था, या सांड का बना होता था, या हाथी का बना होता था, या फिर अर्धचंद्र आकृति उन सिक्कों पर बना होता था। तो इस तरह से जो है अगर हम लोग देखें तो जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर ए उत्तर होगा, स्वर्ण आभूषण के लिए निष्क शब्द का उपयोग ऋग्वैदिक काल में हुआ है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मतलब क्या कि ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य पेशा क्या था, तो यह हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। विकल्प देता है ए में आपको कृषि, बी में विकल्प है पशुपालन, सी में विकल्प है शिक्षा, और डी में विकल्प है व्यवसाय। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन अस्थायी नहीं था, वो खाना बदोश का जीवन जी रहे थे, मतलब घुमंतु थे। यही वजह है कि उनके लिए कृषि की तुलना में पशुपालन कहीं ज़्यादा महत्व रखता था, और पशुपालन ही उनका मुख्य पेशा बना हुआ था। और व्यापार का जहाँ तक मुद्दा है, व्यवसाय बिजनेस का जहाँ तक मुद्दा है, तो उस समय जो है व्यापार आपको बड़े पैमाने पर नहीं होता था, बल्कि आवश्यकता की चीज़ों का स्थानीय स्तर पर ही व्यापार हो पाता था। और ऋग्वेद में समुद्र का कहीं भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है, उल्लेख नहीं मिला है। इससे भी साबित होता है कि उस समय बहुत बड़े पैमाने पर या जैसो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या वैदेशिक व्यापार उस समय नहीं होता था। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है तो उस काल में शिक्षा से आय का कोई निश्चित जो है सो साधन नहीं था। शिक्षा जो है गुरुकुल पद्धति पर और रटने वाली पद्धति पर आधारित थी। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा भी आय का कोई साधन, निश्चित साधन हो नहीं सकता था। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन के हिसाब से कि मुख्य पेशा ऋग्वैदिक आर्यों का क्या था, तो होगा हमारा पशुपालन। जबकि उत्तर वैदिक युग में हम लोग देखेंगे कि पशुपालन गौण हो जाएगा और कृषि जो है आपको आर्यों का मुख्य पेशा हो जाएगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल में मुख्य पेशा है आपको जो है सो पशुपालन, और दूसरा जो गौण पेशा है वो कृषि होता है।
अब अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। यह कहता है कि वेद शब्द का अर्थ है। तो हमसे पूछता है कि भाई बताइए वेद शब्द का क्या अर्थ है। तो ये विकल्प दिया है, ए में ज्ञान, बी में दिया है बुद्धिमत्ता, सी में दिया है कुशलता और डी में दिया है शक्ति। तो वेद का जो अर्थ है वह ज्ञान होता है और वैदिक संस्कृति के निर्माता लोग जो थे वो आर्य थे और आर्य जो है वह संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो वेद का अर्थ पूछेगा तो ज्ञान होगा, आर्य का अर्थ अगर पूछेगा तो श्रेष्ठ होगा। और आर्य जो है वह भाषा सूचक शब्द माना जाता है, न कि प्रजाति सूचक शब्द। अगर क्वेश्चन देगा कि आर्य किसका सूचक है, भाषा का सूचक है या प्रजाति का, तो हम लोग कहेंगे कि भाषा का जैसो सूचक है। उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, मतलब लिखने पढ़ने के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। तो उन लोगों का जो अपना ज्ञान और अनुभव होता था वो जो है आपको मौखिक आधार पर जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इसलिए वैदिक साहित्य को जो है श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, मतलब सुने हुए आधार पर जो जिस साहित्य की रचना हुई है। तो वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी इसीलिए कहा जाता है और उसका वैदिक साहित्य का दूसरा नाम संहिता भी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन देगा कि वैदिक साहित्य का दूसरा नाम क्या है तो श्रुति साहित्य, और अगर फिर अंजाइश यह नहीं पूछ करके पूछ दिया कि वैदिक साहित्य का दूसरा नाम क्या है तो आपको संहिता भी जो है सो उत्तर देना होगा। और अगर सीधा पूछ दिया कि संहिता किस साहित्य का दूसरा नाम है तो वैदिक साहित्य, तो वो क्वेश्चन क्या पूछेगा उस आधार पर आप वहाँ पर आंसर करेंगे। अब अगला क्वेश्चन नंबर है कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। मतलब आर्य को जाति सबसे पहले किस यूरोपियन विद्वान ने कहा है, यह हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला विकल्प है ए में सर विलियम जोन्स, बी में है एच विल्सन, सी में है मैक्स मूलर और डी में है जनरल कनिंघम। तो हम लोग क्या जानते हैं कि आर्यों को सबसे पहले जाति के रूप में पहचान कराने का कोशिश किसने किया तो मैक्स मूलर ने किया। मैक्स मूलर एक जर्मन दार्शनिक थे जिनका अधिकांश समय जो है ब्रिटेन में बीता और ब्रिटेन में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की थी। उसके बाद जो सर विलियम जोन्स हैं ये जो है सो एक ब्रिटिश भाषा शास्त्री थे सर विलियम जोन्स। और जो है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था जिसके आधार पर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी, उस सुप्रीम कोर्ट के में जो 3 न्यायाधीश थे उसमें से एक ये आपको सर विलियम जोन्स भी थे। तो सर विलियम जोन्स जो थे वे प्राचीन भारत के विद्वान भी माने जाते थे। उसके बाद अगला जो नाम आता है एच विल्सन का, यह भी एक ब्रिटिश विद्वान थे, अंग्रेज विद्वान थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये पहले संस्कृत के प्रोफेसर थे। तो इस तरह से जिन 4 विकल्पों का चर्चा किया है उसके बारे में ये परिचय हुआ। उत्तर हमारा होगा आपको मैक्स मूलर। उसके बाद 10वां क्वेश्चन आता है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में कौन सा सही नहीं है। प्रारंभिक आर्य मतलब ऋग्वैदिक आर्य के बारे में कहता है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए में विकल्प है वे संस्कृत बोलते थे, बी में विकल्प है वे घुड़सवारी किया करते थे, सी में विकल्प है वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे और डी में विकल्प है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो जाहिर सी बात है कि आर्य लोगों के बारे में जो हम लोग जानते हैं वो क्या है, वो ये है कि आर्य लोग तो संस्कृत बोलते ही थे और जो है वो घुड़सवारी किया ही करते थे। उनका भारत में सफलता का तो सबसे बड़ा कारण ही यही था
कि वो लोग घुड़सवारी करते थे, वो जैसो उनके पास रथ था और कांसे के भी कुछ औजार थे और कवच मतलब वर्मन का भी वो लोग उपयोग करते थे। भारत में तो उनकी सफलता का यही कारण ही था। उसके बाद जो है आर्य लोग जो थे वो कोई एक झुंड बना करके एक बारगी भारत नहीं पहुँचे, वो कई खेपों में भारत पहुँचे और जो खेप पहुँचता था उसमें से अधिक कबाइलियों की जो संख्या होती थी वो 100 के आसपास होती थी। और पहला जो खेप यहाँ पहुँचा आर्यों का, माना जाता है कि वह 1500 ईसा पूर्व के आसपास पहला खेप भारत पहुँचा था। और डी में जो है वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। हम लोग जानते हैं कि आर्य लोग ग्रामीण संस्कृति के वाहक थे और वो लोग गांव में जो है आपको गढ़ बना करके जो है मिट्टी का जो है सो घर बनाते थे और उसी में रहते थे। तो जो विकल्प दिया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो उत्तर होगा डी कि वह मुख्यतः नगरों में रहते थे। ऐसी बात नहीं है, वो जो है गांव में रहते थे।